नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमने जो टॉपिक वाइज भौतिक विज्ञान की सीरीज शुरू की है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट और MCQs बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो भौतिक विज्ञान की सीरीज है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। इसके अलावा हमने बायोलॉजी की भी सीरीज़ को शुरू कर दिया था बहुत पहले ही। तो बायोलॉजी के सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड किया है टॉपिक वाइज, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर लीजिएगा बायोलॉजी के लिए, तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और न्यूटन के गति का जो पहला नियम है यह किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा गया है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम हम उसे क्या कहते हैं? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसको हम जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम आप कह लीजिए, इसे कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। न्यूटन के गति का जो आपका पहला नियम इसको हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है, थर्ड जो रूल है न्यूटन गति का, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है आपके न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसको। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है? साधारण जो यंत्र होते हैं किसी व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता करते हैं आपसे पूछा गया है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता करते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो साधारण यंत्र होते हैं, जो एकदम सिंपल टूल्स होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में जो है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यदि कोई व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, अगर वह अपनी सांस को गहरी अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा? तराजू की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बढ़ेगी या घटेगी, या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। इसमें से क्या परिवर्तन तराजू की रीडिंग में होगा आपको बताना है। तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर आप याद रखिएगा, अगर व्यक्ति तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है वह बढ़ने लगेगी। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है, तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वॉशिंग मशीन जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपसे पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, आप याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रण बल। क्या कहते हैं इसको? हम अपकेंद्री बल या अपकेंद्रण बल कहते हैं। इसी के सिद्धांत पर जो है आपकी वॉशिंग मशीन जो है यह काम करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कपड़ा साफ करने वाली मशीन होती है जिसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, यह अपकेंद्री बल यानी कि अपकेंद्रण बल, या इसको आप इंग्लिश में कह लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस सिद्धांत पर यानी कि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है यह क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग, यानी कि मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? तो मोमेंटम इक्वल टू आपका होता है m/v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको आप कह लीजिए संवेग बराबर आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपकी द्रव्यमान या एक सदिश राशि है, क्या है? तो आप यहाँ पे जो आपका संवेग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संवेग जो है आपकी एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? नहीं है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया गया है, यानी कि आयतन जो है यहाँ पे आपका सदिश राशि नहीं है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है, विस्थापन, बल, वेग के अलावा आपका संवेग हो जाएगा। कौन कौन सा? विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया। इसके अलावा आपका एक और राशि है त्वरण। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपकी सदिश राशियां हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन जो ऑप्शन में आपका दिया गया है आयतन, यह एक सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो है कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी? तो द्रव्यमान हमें प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आपका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान इक्वल टू आपका होता है संवेग अपॉन वेग। क्या होता है? तो संवेग बटे वेग होता है आपका द्रव्यमान इक्वल टू। वहीं हमने संवेग के बारे में क्या पढ़ा था? तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इसी को आप चेंज जब करेंगे तो आपका द्रव्यमान इधर आ जाएगा और आपका जो संवेग है ये ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका द्रव्यमान इक्वल टू हो जाता है संवेग अपॉन वेग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और निम्नलिखित में से बल जो है यानी कि फोर्स जो है यह किसका गुणनफल होता है? तो बल जो है आपका किसका गुणनफल है? तो आप इसे याद रखिएगा, जो बल है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यानी कि आपका F इक्वल टू M इंटू ए होता है। यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है आपका बल, यानी कि फोर्स बराबर होता है। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है आपका बल, यानी कि फोर्स। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? आपसे पूछा गया है। तो ऊर्जा संरक्षण से आपका क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ऊर्जा का न ही विनाश हो सकता है। केवल जो ऊर्जा होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित मतलब संचरण करती रहती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। और हवाओं में जो है किस प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है? आपसे पूछा गया है। तो हवाओं में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। हवाओं में जो है केवल गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायु शक्ति यानी कि जो विंड वेन होती है वे ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? आपको बताना है। तो आपकी जो विंड वेन होती है, आप याद देखिएगा, विंड वेन के द्वारा जो है गतिज ऊर्जा को, आप ध्यान दीजिएगा, विंड वेन के द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है आपकी जो विंड वेन होती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है। इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? आपसे पूछा गया है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जो बर्फ़ होता है उसमें जो घर्षण बल होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए बर्फ़ पर चलने में हमको कठिनाई का अनुभव होता है अपेक्षाकृत सड़क पर। क्योंकि सड़क जो होती है, सड़क पर जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। सड़क पर जो है घर्षण बल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और बर्फ़ पर जो है आपका जो घर्षण बल होता है वह काफ़ी कम होता है। इसी कारण से जो है आपका बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होने के कारण बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा चलने पर कठिनाई का अनुभव हमें देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। बर्फ़ में हम
चलने में कठिनाई का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि बर्फ़ में जो है घर्षण बल काफ़ी कम होता है, इसी कारण जो है बर्फ़ पर चलना काफ़ी कठिन लगता है अपेक्षाकृत आपके सड़क से। तो आप इसे याद रखिए, क्योंकि सड़क का जो घर्षण बल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में जो है आपको मिलेगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही। एक जो चाबी भरी हुई घड़ी होती है इसमें आपको मिलेगी किस प्रकार की ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर ले जाया जाएगा तो इसमें से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार है वह बदल जाएगा परंतु उसका जो द्रव्यमान है वह बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो खींचा हुआ धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है, चली हुई गोली, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी, इसमें आपको गतिज ऊर्जा मिलेगी परंतु जो आपका चौथा ऑप्शन है खींचा हुआ तीर, खींचा हुआ धनुष, इसमें आपको गतिज ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से क्या अपरिवर्तित रहता है, आपको बताना है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही है, उसका जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाता है तो उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो जब एक चलती हुई वस्तु की गति को हम दुगना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो चौगुनी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका रॉकेट। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में जो है किस प्रकार से, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में जो है उनका जो वेग होता है वो समान होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही, उनका वेग जो है समान देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है, जो आपका आज का टॉपिक था यांत्रिकी उससे जुड़े हुए। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसका जो अगला चैप्टर है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।